If deaerator fails, boiler life starts reducing immediately. Why? To answer this question, हमें डीएरेटर के बेसिक्स के बारे में जानना होगा। इस वीडियो में हम लोग डीएरेटर के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फंक्शन, लोकेशन, सिंप्लीफाइड फ्लो डायग्राम देखेंगे और वेरियस कनेक्शंस क्या क्या होते हैं डीएरेटर में उसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। डीएरेटर का मेन फंक्शन है डिजॉल्व्ड गैसेस को रिमूव करना। बॉयलर में जो वाटर जा रहा है, फीड वाटर, उसमें बहुत सारे डिजॉल्व्ड गैसेस होते हैं, उसको रिमूव करने का काम डीएरेटर करता है। गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिमूव करने से कोरोजन नहीं होता है और बॉयलर प्रोटेक्टेड रहता है। डीएरेटर का लोकेशन वाटर स्टीम साइकिल में लोकेटेड होता है। डीएरेटर के जस्ट बाद नीचे बीएफपी लगा होता है जो डीएरेटर से ही सक्शन लेता है एंड डीएरेटर सीपी के डिस्चार्ज से आने वाले वाटर को कलेक्ट करके अपने पास स्टोर करता है। मेन फंक्शन तो हो गया डिजॉल्व्ड गैसेस को रिमूव करना फीड वाटर से। ये फीड वाटर की हीटिंग भी करता है। स्टोरेज है, टैंक स्टोरेज है बीएफपी के सक्शन के लिए। बीएफपी बॉयलर फीड पंप हो गया, इसको जो सक्शन चाहिए वो इसी टैंक से लेता है। डीएरेटर इंस्टॉल्ड होता है 30-35 मीटर हाइट पे, लगभग 30 से 35 मीटर के हाइट पे इंस्टॉल्ड होता है। इस हाइट पे इंस्टॉल्ड होने के कारण ये बीएफपी को एक नेट पॉजिटिव सक्शन हेड प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब कि बीएफपी के इनलेट पे ये मिनिमम सफिशिएंट प्रेशर प्रोवाइड कर सकता है, जिस कारण से बीएफपी पंप के अंदर कोई कैविटेशन नहीं आएगा, मतलब कोई भी वेपर का फॉर्मेशन नहीं होगा, वेपर बबल्स नहीं बनेगा, जिससे कि पंप सेफ रनिंग कंडीशन में रह सकता है। यहाँ पे डीएरेटर का सिंप्लीफाइड फ्लो डायग्राम दिखाया गया है। ये कंडेंसेट वाटर इनलेट है जो सीपी के डिस्चार्ज से निकलने के बाद एलपी हीटर में जाती है कंडेंसेट, और वहाँ से होने के बाद आने के बाद ये डीएरेटर में एंटर करती है। डीएरेटर में ये ऊपर से आ रही है, ऊपर से आने के बाद ये बहुत सारे मल्टीपल नोजल्स से पास करती है और यहाँ से नीचे की तरफ गिरती है। रास्ते में से सेट ऑफ ट्रे मिलता है, ये सारा वाटर है, कंडेंसेट वाटर है, और ये जो पार्ट्स है ये ट्रे है, मल्टीपल ट्रे मिलता है। ये ट्रे के ऊपर से पास करती है, जिस कारण से इस कंडेंसेट वाटर का सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पर एक लाइन दिखाया गया है, हीटिंग स्टीम लाइन। यहाँ से हम लोग स्टीम प्रोवाइड करते हैं। स्टीम नीचे की तरफ से एंटर करता है ट्रे के नीचे से, और यहाँ से स्टीम ऊपर की तरफ राइज करता है। इस ट्रे में ही इंटरेक्शन होता है, ऊपर से फीड वाटर फॉल कर रहा है नोजल के थ्रू और नीचे से स्टीम पास कर रही है, हीटिंग एंड पेगिंग स्टीम। ये दोनों इंटरेक्ट करता है आपस में। इंटरेक्ट करने के कारण कंडेंसेट वाटर का हीटिंग होता है और वाटर में जो भी डिजॉल्व्ड गैसेस है वो ऊपर में कलेक्ट होना स्टार्ट होता है। ये डिजॉल्व्ड गैसेस कलेक्ट होके गैस वेंटिंग से कंटिन्यूअसली बाहर की तरफ निकाला जाता है। सो ये जो पार्ट हो गया हमारा ऊपर की तरफ जो दिखाया गया, ये पार्ट ही मेन डीएरेटर है। इस पार्ट के अंदर ही हमारा डिजॉल्व्ड गैसेस लाइक O2 एंड CO2 इसको सेपरेट किया जा रहा है। जो कंडेंसेट वाटर सीपी के डिस्चार्ज से आने वाला वाटर है उसमें इन्वॉल्व है। ऊपर से कंडेंसेट वाटर फॉल कर रहा है और नीचे से स्टीम जा रही है, और दोनों के इंटरेक्शन के कारण हीट एक्सचेंज भी हो रहा है और डिजॉल्व्ड गैसेस यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है। अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे डिजॉल्व्ड गैसेस क्यों यहाँ पर सेपरेट हो जा रहा है, इसके पीछे क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। ये जो पार्ट है ये है सेफ्टी वाल्व। ये सेफ्टी वाल्व यहाँ पर दिखाया गया है नीचे वाले टैंक का। इस टैंक को हम लोग फीड स्टोरेज टैंक कहते हैं। फाइनली जब वाटर नीचे की तरफ आ जाता है और डिजॉल्व्ड गैसेस सेपरेट हो जाती है, तो वाटर नीचे कलेक्ट होने के बाद ये 4 पाइपलाइन से डाउन कमर्स है, इनसे नीचे की तरफ जाता है और जाने के बाद ये नीचे वाले टैंक में जाकर एक लेवल मेंटेन करता है, एक स्टोरेज के जैसा काम करता है। यहाँ एक वाटर स्टोरेज बन जाता है। इस वाटर स्टोरेज से फर्दर नीचे की तरफ पाइपलाइंस है जो दी गई है। ये सारे पाइपलाइंस जा रहे हैं बीएफपी में, बॉयलर फीड पंप में, जो बॉयलर फीड पंप प्रेशर क्रिएट करके फीड वाटर को बॉयलर के ड्रम तक पहुँचाएगा जहाँ स्टीम कन्वर्जन होगी। ये नीचे वाले जाने वाले लाइन में जो बॉयलर फीड पंप बीएफपी में जा रहा है उसमें ही हम लोग यहाँ पर केमिकल डोजिंग भी करते हैं ताकि वाटर के पैरामीटर्स को कंट्रोल किया जा सके। केमिकल डोजिंग लाइक हाइड्रोजन एंड अमोनिया यहाँ पे डोज किया जाता है, जिसका अपना स्पेसिफिक फंक्शन है जो केमिकल पैरामीटर को कंट्रोल करता है फीड वाटर के।
और डैमेज से बचाता है टरबाइन को और बॉयलर ट्यूब्स को। यहाँ पे सेट ऑफ नोजल्स हो गया, सेट ऑफ ट्रे हो गया, सेफ्टी वाल्व्स हो गया, ये भी सेफ्टी वाल्व हो गया, ये गैस वेंटिंग हो गया, ये कंडेंसेट इनलेट लाइन हो गया, ये स्टीम हीटिंग एंड पेगिंग लाइन हो गई, एंड ये वाला जो लाइन है जो नीचे है वो है फीड वाटर टू बीएफपी का सक्शन के लिए जो वाटर लाइन जा रही है वो। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रिंसिपल क्या इन्वॉल्व है गैस रिमूवल के पीछे डिएरेटर में। क्यों डिएरेटर में जो भी पानी है, जो भी वाटर है, उसमें जो डिजॉल्व गैसेस है यहाँ पर आने के बाद डिएरेटर में सेपरेट हो जाता है। इसके पीछे जो मेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो है हेनरीज लॉ, और एक और प्रिंसिपल इन्वॉल्व है डाल्टन्स लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जब भी किसी लिक्विड में गैसेस डिजॉल्व है, वो गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। इनवर्स रिलेशन है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर। सो हम लोग डिएरेटर में क्या कर रहे हैं, स्टीम प्रोवाइड कर रहे हैं नीचे की तरफ से ट्रे के पास, जो स्टीम हीटेड है और वो आने वाले फीड वाटर को, आने वाले कंडेंसेट लाइन वाले वाटर को हीट करती है, जिसके कारण ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज करता है और जो सॉल्युबिलिटी है डिजॉल्व्ड गैसेस की वो डिक्रीज करती है और ऑटोमेटिकली सारे गैसेस बाहर आ जाते हैं। ये कुछ इस तरह से है कि नीचे से हीटिंग हो रही है, यहाँ पे लिक्विड रखा हुआ है, लिक्विड में डिजॉल्व्ड गैसेस भी है, और जैसे वाटर हीट होता है, हीटिंग के कारण सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है और ऑटोमेटिक जो डिजॉल्व्ड गैसेस है वो बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट करती है। ये टॉप में जाके कलेक्ट हो जाएगी और टॉप में एक वेंट लाइन दिया हुआ है जहाँ से कंटिन्यूअसली ये वेंट आउट होता रहेगा। डाल्टन्स लॉ में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर पे भी डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। सो पार्शियल प्रेशर जिस भी गैस का कम होगा वो लेस सॉल्युबल होगी, पार्शियल प्रेशर को रिड्यूस करना होगा। वाटर के अंदर जो वाटर आ रही है कंडेंसेट वाटर, उसमें O2 और CO2 इन्वॉल्व है, इनका अपना एक पार्शियल प्रेशर होता है। इसके पार्शियल प्रेशर को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम लोग इसमें कोई एक और गैस ऐड करेंगे। हम लोग यहाँ पर स्टीम ऐड करते हैं क्योंकि स्टीम वाटर का ही फॉर्म है, प्योर फॉर्म में हो गया स्टीम। ये जब ऐड करते हैं तो स्टीम का अपना एक पार्शियल प्रेशर डेवलप होता है, जिस कारण से ऑक्सीजन और CO2 का पार्शियल प्रेशर रिड्यूस करता है, क्योंकि सभी पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर होता है। सो O2 और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो पार्ट वाइज रिड्यूस करेगा। इसके पार्शियल प्रेशर रिड्यूस होने के कारण O2 एंड CO2 या अदर डिजॉल्व्ड गैसेस वो खुद ही ऑटोमेटिकली रिलीज आउट हो जाते हैं। कंटिन्यूस वेंटिंग तो होते ही रहती है, जो भी कलेक्ट हो रहा है डिजॉल्व्ड गैसेस टॉप में होगा क्योंकि ये लाइट है और यहाँ पे वेंटिंग दी गई है, कंटिन्यूसली ये वेंट आउट होता रहता है। सो ये रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में जाता रहता है। डीएरेटर के कंपोनेंट्स यहाँ पे दिखाए गए, ये डीएरेटर का बाहर का ओवरलुक है। ये ऊपर वाला जो टैंक है ये डीएरेटर है और ये जो नीचे वाला टैंक है ये फीड वाटर स्टोरेज टैंक है। सेट ऑफ नोजल्स दिखाया गया है। इस टैंक के अंदर जो टॉप में होगा वो सेट ऑफ नोजल्स यहाँ पर होगा, जिससे कि वाटर फॉल डाउन करेगा नीचे की तरफ। वो सेट ऑफ नोजल्स है। ये सारे पार्ट्स जो दिख रहे हैं छोटे छोटे, बहुत सारे मल्टीपल नोजल्स होते हैं, ये सारे सेट ऑफ नोजल्स हैं। इन्हीं से वाटर हाई प्रेशर के साथ नीचे की तरफ फॉल करता है। और नीचे यहाँ पर जो दिख रहा है ये पार्ट में नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा, सेट ऑफ ट्रे है। यहाँ पर दिखाया गया है सेट ऑफ ट्रेज। नोजल से वाटर फॉल करने के बाद इस ट्रे पे गिरेगा। नोजल से वाटर फॉल कर रहा है, इस ट्रे पे गिर रहा है। ट्रे पे गिरने के बाद ये वाटर थोड़ा स्टैटिक होगा और सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी और स्लाइड करता हुआ ट्रे के सेट से नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा। और इस ट्रे में नीचे की तरफ से स्टीम आ रही होगी जो इस वाटर को, नीचे जाने वाले वाटर को हिट करेगी और डिजॉल्व गैसेस जो भी है वो ऊपर की तरफ राइज कर जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ये फीड स्टोरेज टैंक का इंटरनल व्यू है। ये पूरा फीड स्टोरेज टैंक है जहाँ पर वाटर कलेक्ट होगा। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे स्टोर होता है जो प्रोवाइड करता है सक्शन बीएफपी को। और ये जो लाइन दिख रहा है ये इनिशियल हीटिंग लाइन है, इसमें भी स्टीम दिया जाता है और स्टीम यहाँ से निकलने के बाद इनिशियल हीटिंग करता है टोटल टैंक का, डीएरेटर का। डीएरेटर के वेरियस कनेक्शंस यहाँ पे देखेंगे। मेन कनेक्शंस ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। कंडेंसेट लाइन, ये वो लाइन है जहाँ से वाटर आ रहा है सीपी एलपी हीटर से होने के बाद, और इसी में से हमें डिजॉल्व्ड गैसेस को रिमूव करना है। फीड वाटर आउटलेट लाइन टू बीएफपी सक्शन, ये डिजॉल्व्ड गैसेस रिमूव होने के बाद जो वाटर कलेक्ट हुआ है फीड स्टोरेज टैंक में, वो वाटर का लाइन जो बीएफपी सक्शन के लिए जा रहा है। हीटिंग एंड पेगिंग लाइन स्टीम का इनलेट,
स्टीम जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं डीएरेटर में, वो जनरली स्टीम ऑक्सिलरी पीआरडीएस ऑक्स पीआरडीएस से प्रोवाइड किया जाता है, या आईपी एक्सट्रैक्शन से प्रोवाइड किया जाता है, नहीं तो सीआरएच लाइन से प्रोवाइड किया जाता है। रनिंग कंडीशन में हम लोग आईपी एक्सट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि आईपी एक्सट्रैक्शन, आईपी टर्बाइन हमेशा रन कर रहा है, उसके एक्सट्रैक्शन का हम लोग यूज़ करके हीटिंग एंड पेगिंग स्टीम प्रोवाइड करते हैं। शटडाउन कंडीशन में ऑक्स पीआरडीएस का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑक्स पीआरडीएस कोई बगल की यूनिट से चार्ज होगा या फिर एक सेपरेट बॉयलर से इसे यूज़ किया जा सकता है। गैस वेंटिंग होगा, एटमॉस्फेरिक वेंट रहेगा जो कंटिन्यूसली वेंट आउट होता रहेगा, और जो भी डिजॉल्व गैसेज जो टॉप में कलेक्ट होगी उसको वेंट आउट करता रहेगा। बीएफपी रीसर्कुलेशन लाइन, जब बीएफपी कोई भी बड़ा पंप चल रहा होता है तो उसमें एक रीसर्कुलेशन लाइन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो पंप डैमेज ना हो। जब पंप स्टार्ट होता है उस टाइम में वाटर को वो पुश करता है, पुश करने के बाद रीसर्कुलेशन लाइन में भेजता है। डीएफपी एक मेन पंप है स्टीम वाटर साइकिल का, सबसे स्ट्रॉन्ग पंप है। इसका जो रीसर्कुलेशन लाइन होता है, इसकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है। ये सक्शन लेता है डीएरेटर से, फीड स्टोरेज टैंक से सक्शन लेता है, और इसका रीसर्कुलेशन वापस से फीड स्टोरेज टैंक में ही आ जाता है। जनरली किसी भी पंप का रीसर्कुलेशन लाइन उसके सक्शन टैंक में ही वापस से घूम जाता है। एचपी हीटर का जो ड्रेन है, 6A एंड 6B एचपी हीटर का जो ड्रेन है, जिसके बारे में हम लोगों ने एचपी एलपी हीटर के वीडियो में बात किया है, उसका जो नॉर्मल ड्रेन है वो भी डीएरेटर में आके कनेक्ट होता है और वाटर कलेक्ट हो जाता है। ऑक्सिलरी कनेक्शंस भी हम लोगों ने देख लिया है। सेफ्टी वाल्व्स होते हैं, दोनों टैंक में अलग अलग सेपरेट सेफ्टी वाल्व होता है। इसमें प्रेशर सेटिंग होती है, कभी भी डीएरेटर टैंक या फीड स्टोरेज टैंक ओवर प्रेशराइज हो जाता है, उस सिचुएशन में सेफ्टी वाल्व पॉप करके प्रेशर रिलीज कर सकता है। केमिकल डोजिंग लाइन, ये आउटलेट के हेडर में इन करता है, जहाँ पर अमोनिया, हाइड्रोजन, इन सभी की डोजिंग होती है टू कंट्रोल द केमिकल पैरामीटर ऑफ द फीड वाटर। इंस्ट्रूमेंटेशन टैपिंग्स होता है, लाइक हमारा प्रेशर टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए जो लाइन है उसकी टैपिंग्स रहेगी। वाटर लेवल मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट टैपिंग दी जाती है। जब डीएरेटर पूरा खाली होता है तो उसको फिल करने के लिए हम लोग इनिशियल फिलिंग लाइन का यूज़ करते हैं। इनिशियल फिलिंग लाइन एक लाइन है जो वाटर बॉयलर फिल लाइन से, बॉयलर फिल पंप के थ्रू होते हुए आ रही है। बॉयलर फिल पंप हम लोग चला देते हैं और उस इनिशियल लाइन से वाटर आती है और डीएरेटर को धीरे धीरे करके भरते हैं। इनिशियली फिल करते हैं, बाद में जब ये रनिंग स्टेटस में आ जाता है यूनिट, उस समय जो वाटर है वो कंडेंसेट लाइन से आकर इसमें मेकअप प्रोवाइड करता रहता है, जो टैंक का लेवल मेंटेन करता है। इनिशियल हीटिंग लाइन भी हम लोगों ने देखा, ये फीड स्टोरेज टैंक के अंदर होता है। फीड स्टोरेज टैंक के अंदर एक बड़ी लंबी सी लाइन होती है जिसमें स्टीम प्रोवाइड करके इनिशियली हम लोग हीट करते हैं डीएरेटर और फीड स्टोरेज टैंक को। ओवरफ्लो लाइन एंड बॉटम ड्रेन लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी टैंक ओवरफ्लो कर रहा हो, मतलब टैंक में वाटर लेवल ज़्यादा हो जा रहा है किसी भी रीज़न से, उस केस में ये ओवरफ्लो लाइन तक पहुंचेगा और वहाँ से ओवरफ्लो लाइन से होते हुए ये लेवल को मेंटेन, हाई लेवल को मेंटेन करेगा। बॉटम ड्रेन लाइन यूज़ होता है जब सर्विस में आता है डीएरेटर और पूरे डीएरेटर को खाली करना है, उस टाइम में हम लोग बॉटम ड्रेन लाइन को ओपन करते हैं और डीएरेटर टैंक को पूरी तरह से खाली कर देते हैं।